नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। भारतीय भूगोल की जो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी उसका आज का टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों हमारे ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, नंदा देवी। तो इसके लिए पहले हम मैप देखते हैं एक बार। दोस्तों मैंने हर क्वेश्चन के साथ मैप ऐड किया है ताकि आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से देख पाओ। ठीक है दोस्तों, तो मैप में देखो उत्तराखंड कहाँ पे, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है हमारा, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में देखो दो चोटियाँ हैं, एक चोटी है हमारी ये वाली, एक है ये वाली। तो ये वाली चोटी तो है कौन सी, नंदा देवी, और ये वाली है बंदरपुच। तो उत्तराखंड में कौन कौन चोटियाँ पाई जाती हैं, नंदा देवी और बंदरपुच। अब ये अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियाँ हैं, नंदा देवी और बंदरपुच चोटी कहाँ पे, उत्तराखंड में है। इनमें से ऑप्शन में क्या है हमारे पास, नंदा देवी बंदरपुच में से नंदा देवी। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होगी, उत्तराखंड में जो दो चोटियाँ बंदरपुच और नंदा देवी, उसमें नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, नंदा देवी। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। अगर हम हिमालय को देखते हैं तो ये वाला पार्ट है जो हमारा, ये ऊपर ब्लैक कलर की जो लाइन है ये है हमारा महान हिमालय। इसके बाद जो ग्रीन कलर की लाइन है ये है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। उसके बाद जो नीचे की ब्लू कलर की लाइन है ये है हमारा बाह्य हिमालय या शिवालिक। देखो जो सबसे बाहर महान हिमालय है ब्लैक कलर वाला, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। उसके बाद महान हिमालय से लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हो रहा है। किसके द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर, 3700 से 4500 मीटर। इसके बाद आता है लघु हिमालय के बाद बाह्य हिमालय, जिसको हम शिवालिक श्रेणी भी बोलते हैं। तो लघु हिमालय और बाह्य हिमालय मेन सेंट्रल फोल्ट के द्वारा अलग हो रहा है। तो फोल्ट के द्वारा तो कौन कौन से अलग हो रहे हैं, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। और महान हिमालय और लघु हिमालय किसके द्वारा हो रहा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। हम अर्थात ये जो थ्रस्ट और फोल्ट है इन दोनों के बीच में जो जगह है उसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों इसी के साथ हम हिमालय को थोड़ा देखते हैं। जो हिमालय है, हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है भारत के अंदर, हिमालय फैला हुआ है नागा पर्वत से लेके और तिब्बत में हमारा नामचा पर्वत है वहाँ तक। नागा पर्वत से नामचा पर्वत तक 2500 किलोमीटर की इसकी लेंथ में ये फैला हुआ है। और 5 लाख, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये हिमालय फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसके बाद इसमें पढ़ने वाली पहाड़ों को देखते हैं तो महान हिमालय पे सबसे पहले हम आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड ये देखो, ये है हमारा J&K जम्मू कश्मीर, ये हमारा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आता है हमारा ये उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैंने बताया आपको बंदरपुच और नंदा देवी चोटी है। उसके बाद ये नेपाल स्टार्ट हो जाता है, ये वाला एरिया नेपाल का है। तो नेपाल में कौन कौन सी है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मसालू, एवरेस्ट। एवरेस्ट चोटी जो कि हमारे ऑप्शन में भी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। और इसको नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है और इसको पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। पर्वतों की रानी भी कहा जाता है इसको, पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसके बाद आती है मकालू। ये यहाँ से लेके कहाँ से, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, ये कहाँ पे, ये नेपाल में। इसके बाद कंचनजंगा जो हमारे भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। इसकी हाइट है 8598 मीटर, 8598 मीटर। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी, K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो कि हमारे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। उसको भी बताता हूँ मैं आपको, पहले हिमालय देख लो आप लोग। तो ये हमारी सिक्किम में, ये हमारा सिक्किम वाला पार्ट है। सिक्किम में, ये सिक्किम हमारा, इसके यहाँ पे चोटी है यह है कंचनजंगा, जो कि पूरी भारत में स्थित दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हिमालय का फैलाव है जो तिब्बत की कहाँ तक है, नामचा बरवा पर्वत चोटी तक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो पूर्वी चोटी कौन सी होगी, हमारी नामचा बरवा। और अगर क्वेश्चन आता है हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी चोटी होगी हमारी नागा पर्वत। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी समझ में आ गई होगी। और विश्व की या हिमालय की या भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पे, नेपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें सारी समझ में आई होगी। इसके बाद अगर मैंने आपको बताया था कि महान हिमालय को लघु हिमालय किसके द्वारा अलग करता है,
तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा महान हिमालय से लघु हिमालय अलग होता है, और मेन सेंट्रल फोल्ड के द्वारा लघु हिमालय बाह्य हिमालय शिवालिक से अलग होता है। इसी के साथ हम जो हमारा लघु हिमालय इसको भी देख लेते हैं। देखो लघु हिमालय पे 4 श्रेणियाँ पाई जाती है। देखो ये यहाँ डला हुआ है नंबर 1 नंबर, ये यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, और यहाँ पे 4 नंबर है। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? जो पहली श्रेणी है, पहली लघु हिमालय की श्रेणी जो है, पहली श्रेणी है हमारी पीर पंजाल श्रेणी, जो कि कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। फिर दूसरी श्रेणी है धौलाधर श्रेणी, जो कि कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। तीसरी श्रेणी है महाभारत, वो भी नेपाल में पाई जाती है, नाग टिब्बा भी नेपाल में पाई जाती है। तो दोस्तों 4 श्रेणियों में से 2 श्रेणियाँ तो अपने प्यारे भारत के अंदर पाई जाती है, और 2 श्रेणियाँ नेपाल के अंदर पाई जाती है। इन पे देख लेते हैं लघु हिमालय के अंदर इन श्रेणियों पे क्या क्या स्थित है। तो हमारा देखो यहाँ से अगर मैं जूम करता हूँ इसको, ये हमारी पहली श्रेणी है। यहाँ पे पहली श्रेणी में आप देखोगे जो ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का डॉट, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का डॉट क्या है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी के अंदर क्या स्थित है? श्रीनगर है, उल्लर झील है, डल झील है, करेवा। करेवा क्या है? घास के मैदान है। श्रीनगर, उल्लर झील, डल झील। जो उल्लर झील है, उल्लर झील हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उल्लर झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये कहाँ पे? कश्मीर घाटी में। और कश्मीर घाटी कहाँ पे? लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी पे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे गुलमर्ग और सोनमर्ग पाए जाते हैं, जो कि क्या है? गुलमर्ग और सोनमर्ग गुलमर्ग जो है हमारा शीतकालीन ओलंपिक का एकमात्र केंद्र है भारत के अंदर। शीतकालीन जो ओलंपिक होते हैं उनका एकमात्र केंद्र क्या है? गुलमर्ग है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई कि पीर पंजाल श्रेणी पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी में श्रीनगर, उल्लर झील, डल झील और करेवा। उल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसी के साथ यहाँ पे गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग एकमात्र शीतकालीन ओलंपिक केंद्र है भारत का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम दूसरी श्रेणी आती है हमारी धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी कहाँ पे? ये वाली धौलाधर श्रेणी कहाँ पे? उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश दोनों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या क्या है? देखो दोस्तों ध्यान से, अगर मैं धौलाधर श्रेणी की बात करता हूँ तो धौलाधर श्रेणी में देखो शिमला, मनाली, डलहौजी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, जो कि सेव उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा सेव का उत्पादन कहाँ पे होता है? कुल्लू कांगड़ा घाटी से होता है। तो शिमला, मनाली, डलहौजी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, इसके अलावा मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर, ये सब क्या है? ये सब पर्यटन स्थल है, जो कि कहाँ पे स्थित है? हमारे धौलाधर श्रेणी पे स्थित है। और धौलाधर किस पे है? लघु हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो शिमला, मनाली, डलहौजी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर, ये किस पे स्थित है? ये है हमारी धौलाधर श्रेणी पे स्थित है। इसके बाद हमारी महाभारत श्रेणी और नाग टिब्बा श्रेणी। ये महाभारत श्रेणी और ये नाग टिब्बा श्रेणी, ये कहाँ पे? ये नेपाल के अंतर्गत स्थित है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको लघु हिमालय के अंतर्गत जो श्रेणियाँ हैं वो मैंने जो बताई है वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2, जो कि पीओके में स्थित है। अब इस K2 को देखते हैं हम लोग। देखो ये जो लाइन जा रही है ब्लैक वाली लाइन, ये है हमारी महान हिमालय की लाइन। महान हिमालय की लाइन है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर देखोगे आप, यहाँ पे 3 श्रेणियाँ बनाई हुई है। एक श्रेणी ये रही, एक श्रेणी ये रही और एक श्रेणी ये रही। ठीक है दोस्तों, तो जो पहली श्रेणी है ये है काराकोरम श्रेणी। उसके बाद जो उसके बाद वाली श्रेणी वो है लद्दाख श्रेणी। उसके बाद उसके नीचे वाली श्रेणी वो जास्कर श्रेणी। तो ये जो हिमालय के पार जो श्रेणियाँ स्थित है, मतलब हिमालय के इस साइड जो श्रेणियाँ स्थित है, वो उनको क्या कहते हैं हम? ट्रांस हिमालय, ट्रांस बोल दो या पार हिमालय बोला जाता है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहते हैं। किधर? हिमालय के पार जो है। तो ट्रांस हिमालय में हमारे यहाँ 3 श्रेणियाँ पाई जाती है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम श्रेणी पे हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये K2 गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी हमारे भारत की काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। इसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है दोस्तों, 8611 मीटर इसकी हाइट है। ये कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। इसी के साथ यहाँ पे देखोगे आप, तो ये वाला पार्ट है पीओके। ये पीओके वाला पार्ट है। इसी के अंदर यहाँ पे काराकोरम श्रेणी के ऊपर ये पार्ट जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा अलग करके बताता हूँ इसको। ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है सक्सगाम वैली।
सक्सगाम वैली भी कहते हैं इसको, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये कश्मीर के जो उत्तरी काराकोरम पर्वत हैं, मतलब जो काराकोरम श्रेणी है इसके उत्तर में स्थित जो पर्वत है उसमें सक्सगाम नदी बहती है, उसके दोनों ओर फैला हुआ है। ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था जिसे पाक ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। बाद में पाक ने इस चीन को गिफ्ट कर दिया था। किसको गिफ्ट कर दिया था? पाक ने चीन को गिफ्ट कर दिया था। गिफ्ट तो इस तरीके से किया था जैसे उसका हो, लेकिन असल में किसका है? हमारे जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है ये। ठीक है दोस्तों, तो सक्सगाम वैली मैंने आपको बताया, सक्सगाम वैली कहाँ पे? इस जगह पे है पीओके के अंतर्गत। और अगर मैं बात करूँ इस साइड की तो ये है सीओके वाला एरिया, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, इनके बीच में ये हमारा सियाचिन। सियाचिन क्या है? हमारे यहाँ ग्लेशियर है सियाचिन। ठीक है दोस्तों, इस पर किसने कब्जा कर लिया था? पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था सियाचिन पर। 1948 में कब्जा किया था। और इसको ये जो कब्जा किया था पाकिस्तान ने, इसको हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में कब्जा किया था, सॉरी 1984 में सियाचिन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। नार्वे से सियाचिन में जो सैनिक रहते थे उनके लिए भारत नार्वे से कपड़े मंगाया करता था। स्पेशल कपड़े डिजाइन होते हैं ऐसी जगहों पर रहने वालों के लिए, नार्वे से कपड़े मंगाया करता था। नार्वे से ही क्यों? देखो नार्वे एक ठंडा देश है और वहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है, तो उस वजह से वहाँ पे जो कपड़े बनते हैं वो स्पेशली बर्फ़ के लिए डिज़ाइन होते हैं, तो नार्वे से कपड़े मंगाया करता था। भारत ने जब नार्वे को इसका ऑर्डर दिया तो भारत से बोला गया कि टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए। तो भारत ने पूछा ऐसा क्यों? कि पहले से ऑर्डर आया हुआ है। तो भारत को पता चला कि ये ऑर्डर कहाँ से दिया हुआ है? पाकिस्तान ने दिया हुआ है। तब ताकि पता चला था कि पाकिस्तान निकम्मा कहीं का इस चीज़ के लिए उसको वहाँ पे सियाचिन पे कब्जा करने के लिए कब्जा कर लिया है उसने। तो उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत के दौरान पाकिस्तान से इसको छुड़ाया गया था सियाचिन को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। और अगर क्वेश्चन आता है कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को कौन अलग करता है? इंडो सांगपो सचर जोन है। इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन या सिंधु सचर जोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखना दोस्तों, साथ में इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से। देखो ये मैंने आपको बताया था काराकोरम श्रेणी, ये वाली श्रेणी काराकोरम। इसके यहाँ से जो नदी निकल रही है ये वाली, ये नदी हमारी श्योक नदी। कौन सी नदी है? श्योक नदी है। इसके बाद काराकोरम के बाद आती है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के जस्ट यहाँ पे है लेह, जो पर्यटन स्थल है हमारा, भारत का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है लेह स्थान। और इसके नीचे यहाँ पे पाया जाता है लद्दाख का पठार। और यहाँ से निकलती है हमारी सतलज नदी। सतलज नदी निकलती है यहाँ से, कहाँ से? लेह से होते हुए। तो लेह सतलज नदी के कौन से किनारे पे स्थित है? लेह दाएं किनारे पे स्थित है सतलज नदी के। ठीक है, और सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चेमायुगंडम ग्लेशियर से, मानसरोवर झील के पास है चेमायुगंडम ग्लेशियर, वहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। और ये यहाँ से आती है, इसमें यहाँ पे श्योक नदी मिल जाती है, उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद आती है हमारी जास्कर श्रेणी। जास्कर के बाद आता है महान हिमालय। महान हिमालय में देखो श्योक नदी और सिंधु नदी होगी हमारी। महान हिमालय में पंजाब से निकलती है एक नदी, उसको कहते हैं झेलम नदी। महानदी कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी। इसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश में चलते हैं तो यहाँ पे 3 दर्रे हैं, बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा। बड़ा लाचला, रोहतांग, सिपकिला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो बड़ा लाचला दर्रा है इसके पास से कौन सी नदी निकल रही है? हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी बड़ा लाचला दर्रे के पास से निकल रही है। और ये इसके साथ कौन नदी आके मिल जाती है यहाँ पे? इसके साथ झेलम नदी आके मिल जाती है जो कि पंजाब से निकल रही है। इसके बाद बड़ा लाचला दर्रा के बाद आता है रोहतांग दर्रा। यहाँ से 2 नदियाँ निकल रही है, एक निकल रही है रावी नदी जिसमें झेलम और चिनाब नदी आके मिल जाती है। और ये तीनों नदियाँ मिलकर अपना जल किस में ले जाती है? सतलज नदी में ले जाती है। ठीक है दोस्तों, और एक निकल रही है यहाँ से व्यास नदी जो कि यहाँ पर ही अपना जल सतलज नदी में मिला देती है। इसके बाद आता है ना सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से जो राकस-ताल झील से जो सतलज नदी निकल रही है वो सिपकिला दर्रा से होती हुई मान हिमालय को क्रॉस करती है। और मान हिमालय को क्रॉस करने के बाद इसमें यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ आके मिल जाती है? इसमें मिल जाती है हमारी झेलम, चिनाब, रावी और व्यास नदी आके इसमें मिल जाती है। व्यास सॉरी यहीं मिल जाती है। झेलम, चिनाब, रावी नदियाँ इसमें आके मिल जाती है। और ये किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। इस तरीके से ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो नदियाँ हैं वो सारी हमने कंप्लीट कर ली है। एक बार फिर बता देता हूँ,
देखो सबसे पहले कौन सी नदी निकल रही है हमारी, श्योक नदी। श्योक नदी कहाँ से निकल रही है, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण से। उसके बाद काराकोरम के बाद आती है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के जस्ट यहाँ पे लेह नामक स्थान है जो भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। और इसी किनारे से कौन सी निकल रही है, चेमायुगंडम ग्लेशियर से होती हुई आती है और भारत में प्रवेश करने के बाद ये नदी है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी में कौन सी नदी मिल जाती है, श्योक नदी। तो सिंधु नदी श्योक नदी हो गया आपका। इसके बाद जो हमारा मान हिमालय में पंजाब से निकलती है झेलम नदी। और उसके बाद पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बड़ा लासला दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा। बड़ा लासला दर्रा से निकलती है हमारी चिनाब नदी और रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी और व्यास नदी। ये तीनों नदियां मिलकर अपना जल किसमें गिनाती है, सरला नदी में, जो कि शिपकिला दर्रा से होती हुई भारत में आती है, भारत में हिमालय को काट के निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये सतलज नदी है हमारी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार और देखना। इसी के साथ जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी संसार का सबसे गहरा बुर्जी गार्ज 5200 मीटर का निर्माण करती है। और कहाँ पे करती है, देखो दोस्तों ये है हमारा मान हिमालय जो जा रहा है, इसमें इस जगह पे सतलज नदी ने इसको कट कर रखा है, इस जगह पे कट कर रखा है, इस जगह पे यहाँ पे सतलज नदी के द्वारा ये कट किया हुआ है। तो इसी जगह पे क्या बना हुआ है हमारा, इसकी जगह पे बना हुआ है पीओके में बुर्जी गार्ज। कौन सा गार्ज, बुर्जी गार्ज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। इसके साथ ही हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। देखो पहला था माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी बताई थी मैंने दोस्तों, फटाफट बताओ। 8848 मीटर। 8848 मीटर। कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व में सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, सबसे ऊंची, भारत की बोल लो, विश्व की बोल लो, ऐसे ही बोल लो, सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है दोस्तों, इसके साथ केटू जो है हमारी, केटू ये कहाँ पे स्थित है हमारी, मैंने अभी बताया था आपको। केटू गार्डुन काराकोरम पीओके के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी पर, काराकोरम पर्वतों में स्थित है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि पीओके में स्थित है, भारत की सबसे चोटी जो कि पीओके में स्थित है। और इसकी जो केटू की हाइट है वो है 8611 मीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रही होगी। इसके साथ कंचनजंगा बताया था मैंने, भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में स्थित है। और भारत में दूसरे नंबर की चोटी, भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसकी हाइट है 8598 मीटर। ठीक है दोस्तों, और नंदा देवी कहाँ पे, नंदा देवी हमारी उत्तराखंड में स्थित है, और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में तीसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। मैप में मैंने अच्छे से दिखा दी है दोस्तों। फिर भी अगर समझ में नहीं आई हो तो मैप को खोल के अच्छे से देखना। इसी के साथ मैप अटैच करके दे रहा हूँ। और जो PDF फाइल है, ये PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सॉलिट्यूड लाइब्रेरी के नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च करना, सॉलिट्यूड लाइब्रेरी कोटा के नाम से, तो आपको वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कौन सा कथन असत्य है। तो देखो पहला ऑप्शन है, पूर्व से पश्चिम विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था हिमालय किस तरीके से फैला हुआ है, हिमालय इस तरीके से फैला हुआ है। तो इस साइड कौन सी दिशा होती है, इस साइड होती है पश्चिम दिशा, इस साइड होती है पूर्व दिशा। तो पूर्व से पश्चिम, ये तो बात सही है कि पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है। और हिमालय सबसे लंबी श्रृंखला है, बिल्कुल सही है ये, इस ऑप्शन में कोई डाउट नहीं है। इसके बाद पश्चिम से पूर्व हिमालय का फैला हुआ चौड़ाई बढ़ती है और ऊंचाई घटती है। दोस्तों इसको देख लेते हैं मैप में हम। ये हमारा हिमालय है, इसमें अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मान हिमालय, ये मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसी के साथ में इसमें बाई हिमालय पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हमारी साइड है कौन सी, पूर्व साइड। ये हमारी साइड है कौन सी, पश्चिम साइड। अब आप मुझे बताओ यहाँ की चौड़ाई ज़्यादा है या यहाँ की चौड़ाई ज़्यादा है। तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि पश्चिम साइड की चौड़ाई ज़्यादा है। और जबकि ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, ऑप्शन कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व, मतलब अगर हम ये पश्चिम से चलेंगे
वो पूर्व की तरफ चलेंगे, इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं तो हिमालय की चौड़ाई बढ़ती नहीं दोस्तों, गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो कि हिमालय के बारे में असत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तीसरा, हिमालय 5 लाख, अभी बताया जस्ट मैंने, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल में 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डफला, मीरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ स्थित है। कौन कौन सी? डफला, मीरी, अबोर और मिसमी। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी दोस्तों, इनके बारे में एक बात जान लो। ये एक जो डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ भी है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ भी है। और अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं, इसीलिए इन जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसको मैप में और देख लेते हैं। देखो अपने ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं इनको। ये देखो यहाँ पे ये अपना अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश है। इसमें देखो ये जो पहाड़ी डफला, ये देखो डफला, मीरी, मीरी, अबोर, अबोर और ये मिसमी। डफला, मीरी, अबोर और मिसमी। कौन सी पहाड़ी? डफला, मीरी, अबोर और मिसमी। देखो अब ये डफला पहाड़ी, ये मीरी पहाड़ी, ये अबोर पहाड़ी, ये मिसमी पहाड़ी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी आपको। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। और ये शिवालिक श्रेणी में स्थित है। शिवालिक श्रेणी कौन सी है? सबसे बाह्य श्रेणी जो है उसको हम शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे बाह्य श्रेणी जो है उसको शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। इसके अलावा हिमालय की एक और पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वो है पटकोई बूम पहाड़ी। कौन सी? पटकोई बूम पहाड़ी। पटकोई बूम पहाड़ी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। इसी तरह जो हमारा इसके नीचे नागालैंड है, नागालैंड में कौन सी पहाड़ी? नागा पहाड़ी है। और नागा पहाड़ी की सारामाती सबसे ऊंची चोटी है। इसी के साथ नागालैंड के नीचे मणिपुर आता है। मणिपुर में लेमाटोल पहाड़ी, इसको मणिपुर पहाड़ी बोलते हैं। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, मणिपुर पहाड़ी की जगह लेमाटोल पहाड़ी लिखा हुआ जाए तब भी वो मणिपुर पहाड़ी ही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मिजोरम आता है। मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। इसी साथ बीच वाला जो पार्ट है हमारा असम, असम में बराइल पहाड़ी है, जो कि क्या है? हिमालय का पार्ट है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, पूर्वांचल वाला पार्ट, इसमें कुछ पहाड़ियाँ तो है हमारे प्रायद्वीपीय भारत की। अब देखो प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है हमारा? प्रायद्वीपीय पठार की बात करूँ तो ये वाला जो पठारी हिस्सा है इसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ अगर मैं इस बारे में बात करूँ तो ये डफला, मीरी, अबोर, मिसमी हिमालय का पार्ट है। ये पटकोई बूम भी हिमालय का पार्ट है। नागा पहाड़ी हिमालय का, लमाटोल पहाड़ी हिमालय का, मिजो पहाड़ी भी हिमालय का। अब आसाम में देखो, आसाम में जो बराइल पहाड़ी ये हिमालय का पार्ट है, परंतु यहाँ पे ये 2 पहाड़ियाँ और देख रहे हो आप, इनके नाम है रेगमा और मिकिर। जो रेगमा और मिकिर ये दोनों पहाड़ है किसका? शिलांग पठार का हिस्सा है। अब देखो शिलांग पठार कहाँ पे? शिलांग पठार हमारा जो मेघालय का पठार है उसको हम शिलांग पठार बोलते हैं। और शिलांग पठार किसका हिस्सा है? यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार पर राजमहल की पहाड़ियाँ पाई जाती है। इन राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार ही क्या है? शिलांग का पठार है। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही विस्तार क्या है? शिलांग का पठार है। शिलांग का पठार है और शिलांग पठार की ही ये पहाड़ियाँ कौन कौन सी? रेगमा, विकिर, जो कि असम में पाई जाती है। इसी के साथ अगर हम देखें मेघालय में, तो मेघालय में यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतियाँ, ये भी किसका है? शिलांग पठार का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कौन सी तो हिमालय की, कौन सी हमारे प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसी साथ जो हमारा हिमालय को नदियों के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन किस टाइप से किया गया है वो देखो आप। देखो यहाँ पे हमारी सिंधु नदी, ये वाली जो भी बताई थी मैंने आपको, और यहाँ पे हमारी ये सतलज नदी।
तो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाबी हिमालय। पंजाबी हिमालय या कश्मीरी हिमालय कहा जाता है। किस किस को? सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाबी हिमालय या कश्मीरी हिमालय कहा जाता है। इसी के साथ सतलज नदी और ये यहाँ पे हमारी काली नदी, सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। उसी के साथ यहाँ पर है तिस्ता नदी, तिस्ता नदी। तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय कहा जाता है। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। इसके बाद है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ये वाली ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे 4 पार्ट बताए हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा जाता है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसके साथ सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई। इसी के साथ जो नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तो इसी वर्गीकरण के अंतर्गत इन हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आता है जो देख लेते हैं। देखो, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय, यहाँ पे क्या है? यहाँ क्या क्या है? वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफाएं, चरार शरीफ है। ये कहाँ पे? पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत पड़ता है। वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ आपसे, कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत क्या क्या है? नंदा देवी है, कामेत चोटी है, त्रिशूल चोटी है, बद्रीनाथ चोटी है, केदारनाथ चोटी है, बंदरपुर चोटी है, फूलों की घाटी है, दोनों द्वार घाटियाँ हैं। क्या क्या है? नंदा देवी, कामेत चोटी, त्रिशूल चोटी, बद्रीनाथ चोटी, केदारनाथ, बंदरपुर, फूलों की घाटी और दोनों द्वार घाटियाँ। इनमें जो नंदा देवी है ये सबसे ऊंची चोटी है कुमाऊं हिमालय की। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नंदा देवी है। ठीक है दोस्तों, इसी साथ नेपाल हिमालय की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ये कहाँ की है? नेपाल हिमालय की चोटियाँ हैं। इसी के साथ मैं बात करूँ ब्रह्मपुत्र, ये असम हिमालय की, तो असम हिमालय के अंतर्गत हमारी ये सब डपला, मेरी, अबोर, मिसमी, ये सब पहाड़ियाँ किसके अंतर्गत आएगी? असम हिमालय के अंतर्गत आएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे कोई डाउट नहीं लगता कि कोई समझ में नहीं आई हो, तो इनको अच्छे से देख लेना। एक चीज़ और देख लो, जो हमारा कुमाऊं हिमालय के अंदर 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। मिलाप ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। 4 ग्लेशियर कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत। अगले इस क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? ये भी देख लो, नागालैंड में पाई जाती है हमारी नागा पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सारा माता चोटी सबसे ऊंची चोटी है। सारा माता चोटी सबसे ऊंची चोटी है। मणिपुर में लेमाटोल पहाड़ी, इसको ही मणिपुर पहाड़ी भी बोलते हैं। लेमाटोल मणिपुर पहाड़ी भी इसको बोलते हैं, है ना। मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। ये सब किसके हिस्से हैं? ये सब है हमारे हिमालय के हिस्से हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्कन के पठार को गंगा के मैदान से अलग करने वाला पर्वत है। देखो, पहले तो दक्कन का पठार है कहाँ पे, ये समझ लो एक बार। ये अगर मैं बात करूँ आपसे, जो ये बॉर्डर बना हुआ है, ये बॉर्डर किसका है? ये बॉर्डर है हमारे प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। ये बॉर्डर प्रायद्वीपीय भारत के पठार है। इसमें अगर मैं बात करूँ, यहाँ थोड़ा सा ये गलत बना हुआ है, इसको यूँ देखो आप, यहाँ तक ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है हमारे, ये किसका हिस्सा है? ये इसी को बोलते हैं हम दक्कन का पठार। इसको प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत दक्कन का पठार है, जो कि नीचे की साइड, दक्षिण की साइड पे फैला हुआ है। दक्कन के पठार को अगर हम वर्गीकृत करते हैं, तो दक्कन का पठार प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दक्कन का पठार प्रादेशिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। महाराष्ट्र का पठार, दक्कन का पठार, महाराष्ट्र का पठार। देखो, जो महाराष्ट्र का पठार है, महाराष्ट्र का पठार के अंतर्गत आपको क्या, किससे बना हुआ है? ये ज्वालामुखी से निर्मित है। ज्वालामुखी से निर्मित है महाराष्ट्र का पठार। ज्वालामुखी से निर्मित है, इसलिए यहाँ काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदियाँ बहती है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या पाया जाता है? इसके अजंता की पहाड़ियाँ इसमें पाई जाती है। इसके अलावा हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ इस पर पाई जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र के पठार पे हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ पाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बालाघाट की पहाड़ी या बालाघाट पर्वत, इस पे पाया जाता है महाराष्ट्र के पठार पे। इसके अलावा गोविलगढ़ कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के पठार पर स्थित है गोविलगढ़। इसी के अलावा दंडकारण्य पठार भी कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र के पठार पे पाया जाता है दंडकारण्य पठार।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। महाराष्ट्र का पठार किसका भाग है? दक्षिण का पठार का भाग है। इसके बाद आंध्रा और तेलंगाना का पठार, आंध्रा और तेलंगाना का पठार, इसमें कृष्णा नदी इस पठार को दो भागों में बांटती है। कृष्णा नदी कौन से पठार को? आंध्रा के पठार को दो भागों में बांटती है। जो ऊपर का पार्ट है तेलंगाना का पठार कहलाता है, नीचे का पार्ट रायलसीना का पठार कहलाता है, और उसमें पेनेरू नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे आता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार को जो समोच्च 600 मीटर की जो समोच्च रेखा है, 600 मीटर की जो समोच्च रेखा है, इसको दो भागों में बांटती है। इसको ऊपर को बेंगलोर का पठार बोलते हैं, नीचे का मैसूर का पठार बोलते हैं। बेंगलोर का पठार और मैसूर का पठार बोलते हैं। ऊपर तुंगभद्रा नदी बैठती है, नीचे कावेरी नदी बैठती है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ पाया जाता है महाराष्ट्र का पठार। ये हमारा तेलंगाना वाला एरिया है और आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। ये यहाँ पाया जाता है कौन सा? तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पठार। और ये वाला एरिया कौन सा है? कर्नाटक वाला है। तो यहाँ पाया जाता है कर्नाटक का पठार। जो जो ये जो हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला पठार है, इसको जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी दो भागों में बांटती है। कृष्णा नदी कहाँ से होगी? देखो ये कृष्णा नदी बह रही है, ये बह रही है ना कृष्णा नदी, कृष्णा नदी बह रही है। और ये वाला पठार कौन सा है? हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना पठार। इसको कितने भागों में बांट रही है? दो भागों में बांट रही है, दो भागों में बांट रही है। ऊपर का तो कहलाता है तेलंगाना, क्योंकि ऊपर है तो तेलंगाना का पठार, और नीचे का कहलाता है कौन सा पठार? रायलसीना का पठार, रायलसीना का पठार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। नीचे कहलाता है रायलसीना का पठार। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं देखूं, अब क्वेश्चन था हमारा कि जो हमारा ये पठार है, जो हमारा पठार है, इसको किससे? मैदानी प्रदेश से, गंगा के मैदान से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? तो देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये नीचे वाला जो पर्वत है, इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। ये वाला जो पर्वत है, ये है सतपुड़ा पर्वत, और ये वाला है विंध्याचल पर्वत। तो अगर मैं यहाँ इसके इधर ये गंगा बह रही है, अपनी गंगा नदी का मैदानी प्रदेश है साला, तो दक्कन के पठार को गंगा के मैदानी प्रदेश से कौन सा पर्वत अलग कर रहा है? तो कौन सा पर्वत अलग कर रहा है? विंध्याचल पर्वत अलग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मैप में अच्छे से समझा दिया मैंने, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, विंध्याचल पर्वत इसको अलग कर रहा है। ठीक है, इसी साथ एक चीज़ और देख लो, जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत में तीन चोटियाँ हैं, राजपीपला, महादेव, मैकाल। जो महादेव चोटी है, महादेव में धूपगढ़ चोटी है, महादेव में धूपगढ़ चोटी है, जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से निकलती है हमारी ताप्ती नदी निकलती है। इसी साथ जो मैकाल चोटी है इसकी, मैकाल से निकलती है नर्मदा नदी, और ये एक नदी निकलती है सोम नदी। तो सोम नदी तो हमारी कहाँ जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ पर जल गिराती है? अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। इसी साथ एक और चीज़ देखो, अजंता की पहाड़ी जो मैंने आपको बताया अभी, कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत स्थित है। इसी साथ रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे? ये देखो, ये छोटा नागपुर का पठार जो मैं आपको अभी बता रहा था, ये वाला एरिया, ये छोटा नागपुर का पठार है। और ये कौन सी पहाड़ है? राजमहल की पहाड़ें स्थित है, और ये रामगढ़ की पहाड़ें इसके नीचे स्थित है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, इस क्वेश्चन का सही आंसर टिक करते हैं पहले। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। कौन से क्वेश्चन का? कि दक्कन के पठार को गंगा के मैदान से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? तो विंध्याचल पर्वत इसको दक्कन के पठार को गंगा के मैदान से अलग करता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर इसके साथ अरावली कहाँ पे फैला हुआ है? अरावली फैला हुआ है हमारा ये वाला, कहाँ से? गुजरात से और दिल्ली तक। ये दिल्ली है, यहाँ पे गुजरात से दिल्ली तक जाता है। तो अरावली कहाँ से कहाँ तक है? अरावली है गुजरात से दिल्ली तक जाता है। ठीक है, अगर मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय मैंने आपको बता दिया, सह्याद्री पर्वत कौन सा है? जो पश्चिमी घाट पर्वत था, जो दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा बनाता है, ये वाला जो पर्वत है, ये कौन सा? हमारा सह्याद्री पर्वत है। सह्याद्री पर्वत देखो, यहाँ पे कर्नाटक की सीमा, केरल की सीमा, और यहाँ पे हमारे तमिलनाडु की सीमा जहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी जो ये पर्वत है, ये मिलकर एक घाट का निर्माण करते हैं। पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट मिलकर इसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत बोलते हैं हम। नीलगिरी पर्वत के नीचे यहाँ पे अन्नामलाई पर्वत है। अन्नामलाई पर्वत के नीचे कार्डमम या इलायची पहाड़ी। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम या इलायची पहाड़ी। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी।
तो सह्याद्री पर्वत को कौन सा पर्वत बोलते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये? ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी संरचना भारत में सबसे पूर्व में स्थित है? तो देखो इसके लिए हमें मैप देखना पड़ेगा कि कहाँ पे तो मालवा का पठार है, कहाँ पे दंडकारण्य पठार है, कहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, कहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, तो मैप पे चलते हैं। देखो ये वाला जो पठार है ये कौन सा पठार है? ये पठार है हमारा मालवा का पठार। मालवा का पठार कौन सा पठार है? मालवा का पठार, जो कि अरावली के पूर्व में, नहीं सॉरी, जो कि कहाँ पे फैला हुआ? अरावली के पूर्व में फैला हुआ है, पूर्व दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं, अरावली के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। और एक कैसा पठार है? त्रिभुजाकार पठार है ये, त्रिभुजाकार पठार है, ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित है। तो इसके लिए ये, इस पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। और काली मिट्टी पाई जाएगी तो किसके लिए उपयोगी है? कपास के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे कपास की खेती सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों, इसी क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ज्योग्राफी रटने की चीज़ नहीं है। इसको अगर एक बार समझ लोगे ना तो आप क्वेश्चन का आंसर तक, क्योंकि एग्जैक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, आपको देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ ऐसा है तो ऐसा होगा, तो क्वेश्चन टिक कर पाओगे। लाइन टू लाइन क्वेश्चन तो 10% क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मालवा का पठार हो गया हमारा। मालवा के पठार के नीचे साइड में देखो, यहाँ पे हमारा मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार, ये मालवा का पठार। इसके बाद यहाँ पे हमारा बुंदेलखंड का पठार, और इसके नीचे यहाँ पे बघेलगढ़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलगढ़ का पठार। ठीक है दोस्तों, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का जो पठार है वो यूपी और एमपी में पाया जाता है, जबकि बघेलगढ़ का जो पठार है वो एमपी और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पाया जाता है। एमपी और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन सा पठार पाया जाता है? बघेलगढ़ का पठार पाया जाता है। ठीक है, इसमें देखोगे ना आप, तो जो अगर हम पठारों का ढाल देखना चाहें तो ढाल कैसे देखेंगे? देखो ढाल देखने का एक ही तरीका है, नदियाँ किस तरफ बह रही है। अगर मैं मालवा के पठार की बात करूँ तो इस पे से कौन सी नदी बहती है? इस पे से बहती है हमारी चंबल नदी। और चंबल नदी का ढाल किधर है? चंबल नदी बहती है हमारी उत्तर पूर्व की तरफ, तो उत्तर पूर्व। तो इस पठार पे से तो उत्तर से निकलती, उत्तर की तरफ ही निकलती, तो पठार का ढाल किधर हो गया? उत्तर की तरफ। इसी तरह अगर मैं पूरे इसके साथ और पठार भी देख लेते हैं हम पहले। इसके साथ हमारा यहाँ पे ये है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार पे देखो, छोटा नागपुर के पठार में बीच में से एक नदी निकल रही है जो है दामोदर नदी, जो कि जो गंगा की सहायक नदी, गंगा नदी की जो 2 शाखाओं में टूट जाती है ये पश्चिम बंगाल में आके। तो उसकी एक हुगली शाखा है जो पश्चिम बंगाल में बहती है, और दूसरी गंगा शाखा कहाँ पे चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये दामोदर नदी अपना जल किस में गिराती है? हुगली शाखा के में अपना जल गिराती है। ये दामोदर नदी इस पठार को 2 भागों में बांटती है, छोटा नागपुर के पठार को। ऊपर का पठार कहलाता है हजारीबाग का पठार, नीचे का पठार कहलाता है रांची का पठार। और हजारीबाग का पठार, रांची का पठार। इसके अलावा इस पर एक और नदी बहती है जो सोन रेखा नदी कहते हैं, सीधा अपना जल किस में गिराती है? बंगाली खाड़ी में गिराती है। जबकि ये जो दामोदर नदी अपना जल हुगली नदी में गिराती है। इस पर यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती है, जो मैंने अभी बताया था अपन, राजमहल की पहाड़ियाँ, जिनका विस्तार कहाँ पे? जिनका विस्तार यहाँ तक है मेघालय और असम तक, मेघालय असम तक। इन दोनों पहाड़ों के बीच में थोड़ा सा पठार नीचे धस गया है, जो कि कहाँ पे है? बांग्लादेश के अंतर्गत। और बांग्लादेश में नीचे धसने के कारण इसमें क्या है? यहाँ मिट्टी भर गई है, तो यहाँ भूमि कैसी उपजाऊ है। और इसी गैप को हम क्या कहते हैं? मालदा गैप कहते हैं। कौन सा गैप कहते हैं? मालदा गैप। यहाँ पे बांग्लादेश में कौन सा गैप है? मालदा गैप है। ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखोगे, जो आपका हजारीबाग, जो दामोदर नदी इस पठार को 2 भागों में तोड़ रही है, तो इसके ऊपर कोडरमा का पठार भी स्थित है। कोडरमा का पठार इसके ऊपर स्थित है, इसी पठार पे कोडरमा का पठार स्थित है। और जो हजारीबाग का पठार ऊपर वाला है, नीचे वाला रांची का पठार है। तो हजारीबाग के पठार में क्या क्या पाया जाता है? लाइमस्टोन के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं, लाइमस्टोन के भंडार, अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक पारसनाथ पहाड़ी है, जो कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के साथ अगर मैं देखूँ रांची के पठार पे, तो रांची के पठार पे आयरन के भंडार पाए जाते हैं। लाइमस्टोन और अभ्रक कहाँ पाया जाएगा? ऊपर हजारीबाग के पठार पे। और इसके आयरन के भंडार कहाँ पाए जाएंगे? नीचे रांची के पठार पे पाए जाते हैं। अगर नदियों की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे नीचे की साइड, ऊपर की साइड देखते हैं पहले। ये जो साइड वाला पार्ट, इसको पाट क्षेत्र कहते हैं। पाट क्षेत्र क्या होता है?
जो जो यहाँ पे पठार मिलता है ना, तो पठार मतलब यूँ कंटिन्यू नहीं मिलता, छोटे छोटे पठारों के टुकड़ों के रूप में मिलता है। इन छोटे छोटे पठारों को क्या बोलते हैं, पाट बोलते हैं हम। तो ये पाट क्षेत्र है। इसका कौन सा वाला हिस्सा, पश्चिम वाला हिस्सा। पश्चिम वाला हिस्सा पाट क्षेत्र है। इसमें एक नदी बहती है, इसको बोलते हैं उत्तरी कोयल नदी। और इस दक्षिण कोयल नदी कहाँ पे बहती है, रांची के पठार पे बहती है। तो ये दो नदियाँ तो याद हो जाएगी आपको, दक्षिण कोयल और उत्तरी कोयल। ये देखो दक्षिणी कोयल ये रही रांची के पठार पर, उत्तरी कोयल उधर। एक बहती है यहाँ संक नदी, एक बहती है वैतरणी नदी, एक बहती है सोनरेखा नदी। ये सारी नदियाँ अभी मैं बताइए आपको, ये ध्यान रखना अच्छे से। देखो ये हमारी उत्तरी कोयल नदी है, ऊपर वाली उत्तरी कोयल नदी, ये संक नदी, ये दक्षिण कोयल नदी, ये हमारी वैतरणी नदी, ये सोनरेखा नदी। ठीक है दोस्तों, आयरन के भंडार पाए जाते हैं नीचे वाले पे। नीचे है हमारा रांची का पठार। आयरन लोहा भारी होता है तो कहाँ नीचे, नीचे आयरन कहाँ, रांची का पठार। तो आयरन के भंडार किस पे पाए जाते हैं, रांची के पठार पे पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, ये याद करने का तरीका है, कैसे भी याद करो, पेपर पास करना है हमने। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं एक और पठार है हमारा कौन सा, दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार है, इसको 4 भागों में तोड़ सकते हैं। कोटड़ी बेसिन, बस्तर का मैदान, बस्तर का पठार या मैदान, और अबुझमाड़ की पहाड़ी। दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, अबुझमाड़ की पहाड़ी कौन से पठार पर स्थित है, तो अबुझमाड़ की पहाड़ी किस पे है, दंडकारण्य पठार पर स्थित है। दंडकारण्य पठार इंद्रावती, दंडकारण्य पठार पे जो बस्तर का पठार है, उसकी इंद्रावती नदी जो बहती है उसके ऊपर से, उसको बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। बस्तर की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी कहलाती है। अब दोस्तों इन संरचनाओं में अगर आप देखोगे तो सबसे पूर्व में कौन सी संरचना होगी, देखो मालवा का पठार होगा नहीं, मेवाड़ का पठार होगा नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बुंदेलखंड का होगा नहीं, बघेलगढ़ का होगा नहीं, एक यहाँ पे मध्य भारत का पठार है ये भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं इधर बात करूँ दंडकारण्य पठार भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार हमारा आंसर होगा। तो छोटा नागपुर का पठार हमारा आंसर होगा। और एक चीज़ और थोड़ा देख लो यहाँ पे दोस्तों, जो बस्तर का पठार है या बस्तर का मैदान है, ये भारत में टिन का एकमात्र भंडार है। भारत में टिन का एकमात्र भंडार कौन सा है, बस्तर का पठार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसका आंसर टिक कर लेते हैं हम। तो सबसे पूर्व में पूछा ना, सबसे पूर्व में कौन सी संरचना होगी, तो हमारे सबसे पूर्व में होगी छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार क्या है हमारा, इस पे पाई जाती शिलांग का पठार, शिलांग का पठार, या इसको ही बोलते हैं मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। ठीक है दोस्तों, मालवा का पठार बताया मैंने कैसा है, त्रिभुजाकार मालवा का पठार है। ठीक है, इसका डाल किधर, इसका डाल उत्तर की तरफ है। दंडकारण्य पठार बताया मैंने, दंडकारण्य पठार पे क्या है, बस्तर का मैदान जो है, बस्तर का मैदान, टिन का एकमात्र भंडार। इसके अलावा यहाँ बताया मैंने इंद्रावती नदी जो इसकी क्या कहलाती है, जीवन रेखा कहलाती है। इसके अलावा बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे, MP प्लस UP में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो मैप से आपको अच्छे से क्लियर होगी नहीं हुई हो तो एक बार और देख लेना मैप को। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सी पर्वत श्रृंखला, कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है। देखो दोस्तों, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डायनेमिक क्वेश्चन है, इसको एक बार सोच समझने वाला क्वेश्चन है। जो हमारा हिमालय कैसा है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। और जो पठार है हमारा, जो नीचे पठार है, पठार जो है हमारी पुरानी ओल्ड संरचना है। न्यू कौन सी, हिमालय, और ओल्ड कौन सा, पठार। तो जो संरचना हिमालय से जुड़ी हुई होगी वो न्यू नहीं होगी, और जो संरचना पठार से, प्रायद्वीपीय भारत के पठार से जुड़ी होगी वो पुरानी होगी। तो देखते हैं इसमें, देखो लेमाटोल पहाड़ी मैंने कहाँ पे बताई थी आपको, ये मणिपुर में। और किसका पार्ट है ये हिमालय का पार्ट है। लेमाटोल पहाड़ी हिमालय का पार्ट है, तो ये सबसे नई होगी। तो इसे देखने में पता लग गया, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पर बाकी ऑप्शनों को भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। रेगमा और मिकिर पहाड़ियाँ मैंने बताई थी, कहाँ पे रेगमा और मिकिर पहाड़ियाँ, इसके साथ ब्राइल की पहाड़ी बताई थी मैंने आपको। कौन से इसमें बताई थी स्टेट में, ये बताई थी मैंने आपको आसाम में, आसाम में बताई थी। ये तो हिमालय का पार्ट है हमारा, पर ये जो रेगमा और मिकिर पहाड़ हैं ये किसका पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। रामगढ़ की पहाड़ी भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, लेमाटोल पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 में लेमाटोल पहाड़ी का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये मैप अच्छे से देख लेना दोस्तों। इनमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप एक बार कमेंट में पूछ लेना, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से वीडियो बना के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय? मैंने आपको बताया था काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हिमालय। देखो ये हमारी काली नदी और ये तीस्ता नदी, इसके बीच में हिमालय कौन सा है? नेपाल हिमालय। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये कौन सी नेपाल हिमालय की ही चोटियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा काली नदी तीस्ता। यहाँ पे एक चीज़ और देख लो आप, अगर लंबाई के अकॉर्डिंग इनको जमाना हो कि कौन सा इनमें से हिमालय से बड़ा है, तो नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है, फिर असम हिमालय है, फिर पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊँ हिमालय है। नेपाल हिमालय पहले नंबर पर, फिर असम हिमालय, फिर पंजाब हिमालय, फिर या कश्मीर हिमालय, फिर 4th नंबर पे कौन सा है? कुमाऊँ हिमालय। तो सबसे बड़ा नेपाल हिमालय, दूसरे नंबर पे असम हिमालय, तीसरे नंबर पे हमारा ये पंजाब या कश्मीर हिमालय, चौथे नंबर पे कुमाऊँ हिमालय। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मैप में दिए गए क्षेत्रों का मिलान कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो ये क्षेत्र दिए गए हैं ना मैप में, इसमें नंबरिंग नहीं डाली हुई, नंबरिंग में डाल देता हूँ, आप बताना कौन सा है। ये 1, थोड़ा डार्क पेन से डालता हूँ, 1 2 3 ये 4 ये 5। दोस्तों मैंने ये वाला पार्ट मैंने आपको बता रखा है 4th नंबर, तो इस पे तो आप पहुंच जाओगे सीधा। कौन सा है? सक्सगाम वैली। सक्सगाम वैली कहाँ पे? ये रहा 4th नंबर पे। अगर मैं 1 नंबर की बात करूँ तो 1 नंबर क्या है हमारा दोस्तों? 1 नंबर है हमारा गिलगिट वाला एरिया। पीओके में गिलगिट वाला एरिया जो है वो है 1 नंबर। इसके बाद 2 नंबर की बात करूँ, 2 नंबर क्या है? आज़ाद कश्मीर वाला एरिया है 2 नंबर। 3 नंबर की बात करूँ तो इसको बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर मैंने सक्सगाम वैली बताई दिया आपको। 5 नंबर अक्साई चीन है। तो दोस्तों इसमें तो 1 2 3 4 5 3 4 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से नंबरिंग को मैंने मैच कराया है। जो मैंने नंबरिंग दी है उसमें कौन सा एरिया कौन सा है वो बताने के लिए यहाँ पे ऊपर नाम लिखे हुए हैं, उनको इनके साथ मैच करा के आंसर टिक किया है। ठीक है दोस्तों, उसको ध्यान से देखना, आपको भी समझ में आएगा कौन से एरिया की बात कर रहा है। हम तो केवल इसको पीओके कह देते हैं, पीओके के अंदर ही बहुत सारे पार्ट टूटे हुए हैं। गिलगिट हमारा गिलगिट आ गया, आज़ाद कश्मीर हो गया, बाल्टिस्तान हो गया, गिलगिट, आज़ाद कश्मीर, बाल्टिस्तान, सक्सगाम वैली और ये अक्साई चीन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो ये दे रखा मैंने, ये वाला एरिया गिलगिट, ये वाला आज़ाद कश्मीर, बाल्टिस्तान, सक्सगाम वैली, अक्साई चीन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, केटू गार्डन आस्टिन कौन सी श्रृंखला पे स्थित है? दोस्तों मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था ये आपको, कौन सी श्रृंखला पे स्थित है? काराकोरम श्रृंखला पे स्थित है। काराकोरम श्रृंखला पे स्थित है। और केटू गार्डन आस्टिन की जो हाइट बताई थी मैंने, कितनी बताई थी आपको? 8611 मीटर, 8611 मीटर। और काराकोरम और लद्दाख के बीच ये श्रेणियाँ इसी तरीके से स्थित। दोस्तों जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों श्रेणियाँ किसकी है? ये तीनों श्रेणियाँ पहाड़ी हिमालय की श्रेणियाँ हैं, पहाड़ी हिमालय की श्रेणी है। और ये इसी तरीके से अगर क्रम पूछ ले आपसे उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है तो इनका यही है। पहले नंबर पे काराकोरम श्रेणी, दूसरे नंबर पे लद्दाख श्रेणी, तीसरे नंबर पे जास्कर श्रेणी। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में से शोक नदी निकल रही थी हमारी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से हमारी सतलज नदी निकल रही थी। ठीक है दोस्तों, और लद्दाख श्रृंखला पे यहाँ पे लेह स्थान था जो कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, और यहाँ पे लद्दाख का पठार था हमारा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसी के साथ मैंने आपको पीर पंजाल श्रेणी बताई थी, किसमें बताई थी? ये बताई थी मैंने आपको लघु हिमालय, मध्य हिमालय में, लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी बताई थी। इसके अंदर मैंने बताए थे आपको शिमला, मनाली, डलहौजी, कुल्लू, कांगड़ा घाटी जो सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई थी मैंने पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रही होगी। और महान हिमालय और इसको कौन अलग कर रहा था? महान हिमालय और ये हमारे ट्रांस हिमालय को तो इंडोसांगपो सचर जोन, इधर तो था हमारा पहाड़ी हिमालय और पहाड़ी हिमालय के नीचे था हमारा महान हिमालय। ये जो बीच का एरिया था इसको क्या बोलते हैं? सिंधु सचर जोन या इंडोसांगपो सचर जोन, सिंधु सचर जोन या इंडोसांगपो सचर जोन।
जो काराकोरम श्रेणी है, जो काराकोरम श्रेणी है ना, इसको एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। एशिया की रीढ़ की हड्डी किसको बोलते हैं? काराकोरम श्रेणी को बोलते हैं। अगर इसका पहले पुराना नाम क्या है? पूरा नाम है इसका कृष्णगिरी। कृष्णगिरी नाम है इसका पूरा नाम। क्या नाम है? कृष्णगिरी नाम है। ठीक है दोस्तों। और जो ये काराकोरम श्रेणी है ये किस में मिल जाती है? पामेर के पठार में जाके मिल जाती है। पामेर के पठार को विश्व की छत कहते हैं, ऐसे तो विश्व की छत कहते हैं। ठीक है। और जो लद्दाख श्रृंखला के यहाँ पे हमने क्या देखा था? लद्दाख का पठार था। लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है और सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। लद्दाख का पठार जो है ना, सबसे ऊंचा पठार है भारत के अंदर का, सबसे ऊंचा, सबसे कम वर्षा और सबसे कम वर्षा। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो है राकापोशी चोटी। कौन सी चोटी? राकापोशी चोटी। राकापोशी चोटी। और जो लद्दाख श्रृंखला है, लद्दाख श्रृंखला के अंतर्गत जो राकापोशी चोटी है, राकापोशी चोटी विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। विश्व में सबसे तीव्र ढाल कौन सी चोटी का? राकापोशी चोटी का है। यहाँ पे चुशुल झील स्थित है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी झील है? चुशुल झील। ये किसकी बात करता हूँ मैं? लद्दाख श्रृंखला की बात कर रहा हूँ। सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंचाई पर स्थित है चुशुल झील यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ देखो, इसको पहाड़ी हिमालय क्यों कहा जाता है? जो हमारी जो मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार, पहाड़ी हिमालय एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो ये हमारा महान हिमालय है। इस वाले एरिया को पहाड़ी हिमालय क्यों कहा जाता है? पहाड़ी हिमालय क्यों कहा जाता है? देखो ये एक क्या है? पहाड़ी हिमालय एक तो हिमालय के पहाड़ है और एक हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश है। ये वृष्टि छाया प्रदेश है। अब किस तरीके से देखोगे आप वृष्टि छाया को? अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे मान लो ये हमारा बीच में बनाता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा मुख्य हिमालय है। अब इधर से जो भी नमी लिए हुए जो भी पवनें आती है वो इस तरीके से आती है और इससे टकरा कर ऊपर की तरफ उठ जाती है और यहाँ पे क्या करती है? वर्षा करती है। तो अब ये पवनें इधर तो जा ही नहीं पाती, तो इधर क्या है? हमेशा वर्षा बहुत कम होती है। तो इसी यहाँ पर ही हमारी लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख का जो पठार है सबसे कम वर्षा वाला पठार है। और स्थान की पूछ ले तो यहाँ लेह नामक स्थान है जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ठीक है दोस्तों। तो वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? जो किसी एक ऐसी आड़ के अंदर छिपा हुआ हो कि उसके उस साइड तो बहुत अच्छी बरसात होती हो जबकि इस साइड सूखा रहता हो, तो ऐसे प्रदेश को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको वृष्टि छाया प्रदेश क्यों कहते हैं पहाड़ी हिमालय को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, महान हिमालय से लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होता है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये पहले बता चुका हूँ। महान हिमालय से लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। और जो हिमालय तंत्र की जितनी भी नदियाँ हैं, हिमालयी नदियाँ बोल दो उनको, हिमालय नदियों का उद्गम कहाँ से है? महान हिमालय से, महान हिमालय से है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मेन सेंट्रल पोल्ट किसके बीच में था? ये लघु और बाह्य हिमालय के बीच में, लघु और बाह्य हिमालय के बीच में था। इन दोनों के बीच में जो घाटियाँ पाई जाती हैं, लघु और बाह्य हिमालय के बीच में जो घाटियाँ पाई जाती हैं, इन घाटियों को पश्चिम में तो क्या बोला जाता है? दून बोला जाता है और पूर्व में बोला जाता है द्वार।
पूर्व में जैसे हरिद्वार, देहरादून, ये सब क्या है, घाटियों के नाम है, घाटियों के नाम। तो अगर मैं थोड़ा मोटा मोटा यहाँ पे बात करूँ कि भारत के अंतर्गत पर्वत कितने हैं, पठार कितने हैं, पहाड़ें कितनी हैं, तो पर्वत का जो एरिया है भारत के अंदर वो कितना है, 10.5%। अगर मैं पहाड़ियों की बात करूँ तो वो है 18.6%। और अगर मैं पठार की बात करूँ 27.7%। और अगर मैदान की बात करूँ तो वो है 43.2%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, ये देखो ये मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। सुमेलित करें। अच्छा, इसमें पूछा है कौन सा दर्रा कौन सी श्रेणी पे कहाँ पे स्थित है। तो इसका मैप देखते हैं हम। देखो ये हमारी है काराकोरम श्रेणी, ये हमारी लद्दाख श्रेणी, और ये हमारी जास्कर श्रेणी, और ये हमारा मान हिमालय। यहाँ पे ये काराकोरम दर्रा, यहाँ पे खारदुंगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा। इसके बाद यहाँ पे जोजिला दर्रा, और इसके नीचे ये बड़ा लाचला दर्रा, और ये यहाँ पे मान हिमालय पे सिपकिला दर्रा, जिससे अपनी कौन सी नदी प्रवेश करती है, हमारी पड़ती है यहाँ पे ये सतलज नदी, यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा से। तो काराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा, जोजिला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो काराकोरम श्रेणी पे, खारदुंगला किस कौन सी श्रेणी, लद्दाख पे, और जोजिला कहाँ पे, जास्कर श्रेणी पे, बड़ा लाचला किस पे, जास्कर श्रेणी पे, सिपकिला दर्रा किस पे, महान हिमालय के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा महान हिमालय के अंतर्गत ही कौन सा एक बनियाल दर्रा है, जहाँ जवाहर सुरंग बनियाल दर्रे से होकर ही गुजरती है। और इसके अलावा बुर्जिल दर्रा किस पे, बुर्जिल दर्रा भी हमारा किस में, ये वाली श्रेणी जो हमारी जास्कर श्रेणी उस पर स्थित है बुर्जिल दर्रा। ठीक है दोस्तों। और चुम्मी घाटी कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में, तिब्बत पर स्थित है। यहाँ पे नाथुला दर्रा पाया जाता है, जो चुम्मी घाटी से तिब्बत जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। इसके अलावा अगर अरुणाचल प्रदेश में बात करूँ मैं, तो ये यांग्याप दर्रा है, नहीं ये सॉरी यांग्याप दर्रा, दियंग दर्रा, और ये कागरिक मोला दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, दीफू दर्रा, इसके अलावा पांगसोई दर्रा, इसके अलावा लेखाफानी दर्रा और तुजू दर्रा। ये सब दोस्तों ध्यान से देखोगे ना आप मैप को, तो आपको एक एक दर्रा इजीली क्लियर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं ये जो यांग्याप या दियंग दर्रा है, इससे कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कौन से दर्रे से करती है, यांग्याप दर्रा या दियांग दर्रा से करती है। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से दर्रा है, तुजू दर्रा कहाँ पे, मणिपुर में, और ये लिखापानी दर्रा, पांगसोई दर्रा, दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा, घाघरी मोला दर्रा, ये कहाँ पे, ये सब है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। यांग्याप दियंग दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में नाथुला दर्रा, और इधर मैंने आपको बता ही दिया जो हमारा ये उत्तराखंड वाला पार्ट है, उत्तराखंड में मुलिंग दर्रा, मनाला दर्रा, नीतिला और लिपुलेख दर्रा, नीतिला, लिपुलेख, मुलिंग, मनाला दर्रा, ये जो चारों दर्रे हैं इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, मानसरोवर कैलाश घाटी जाने के लिए इन दर्रों का प्रयोग किया जाता है। मुलिंग, मनाला, नीतिला, लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। इस तरह जो काराकोरम दर्रा है भारत का सर्वाधिक ऊंचा दर्रा है, तब पीओके से होकर जो चाइना पाक सड़क मार्ग गुजरता है ना, वो कौन से दर्रे से गुजरता है, काराकोरम दर्रे से गुजरता है। खारदुंगला दर्रा, इस सियाचिन से लेह तक सड़क मार्ग बना हुआ है इस पे। इसके अलावा जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह तक जाने का रास्ता प्रदान करता है। बारालाचला मंडी से लेह जाने का रास्ता प्रदान करता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित जाने का रास्ता प्रदान करता है। और बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता था। जवाहर सुरंग इसी पे बनी हुई है, बनिहाल दर्रे पे बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कौन सा सम्मिलित है, देखो लद्दाख श्रेणी पे हमने देखा कौन सा, खारदुंगला दर्रा अभी देखा जस्ट। जास्कर श्रेणी पे बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा देखा। ग्रेट हिमालय में बरालाचला, सिपकिला, मुलिंग, मनाला, नीतिला, लिपुलेख दर्रा देखा। लघु हिमालय बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो इसमें तो 1 2 3 4 आना चाहिए दोस्तों। पहला ही ऑप्शन है 1 2 3 4।
पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। इन दर्रों को ध्यान से देख लेना आप, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। इन दर्रों को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे ऐसे कैसे, मोटा मोटा तो आपको याद हो ही गया होगा। जैसे सिक्किम में नाथुला दर्रा पाया जाता है, अपने दिहांग दर्रे से अपनी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये सब याद हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सुमेलित करें। ये भी है मणिपुर में, मैंने तुजू दर्रा बताया आपको, अभी बताया था दोस्तों। इसके अलावा मैंने बताया ये अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा, जिससे हमारी कौन सी नदी प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। दियांग दर्रा और यांग्याप दर्रा एक ही नाम है, ये ऑब्लिक है। बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, पांगसो दर्रा, लेखापानी दर्रा, ये मैंने आपको भी बताया जस्ट। ठीक है दोस्तों, ये सब कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अगर मैं सिक्किम में बात करूँ, नाथुला दर्रा मैंने आपको बताया, जेलेपला दर्रा बताया। ठीक है, लद्दाख में काराकोरम दर्रा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना आप लोग इन दर्रों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रायद्वीप भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत कौन सा है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था, जब सह्याद्री पर्वत बता रहा था मैं, तो कौन सा पर्वत बताया था मैंने, सबसे दक्षिण इलायची पर्वत या कार्डमम पहाड़ी। किसके दक्षिण में था ये हमारी घाट थी जो नीलगिरी घाट, उसके दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में कौन सा है, कार्डमम या इलायची पहाड़ी है। इन सबको भी देख लेते हैं। हरिश्चंद्र पहाड़ी मैंने बताई थी आपको, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र का पठार बता रहा था मैं, महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र पहाड़ी बताई थी मैंने आपको। बालाघाट पहाड़ी महाराष्ट्र में बताई थी। ठीक है दोस्तों, अन्नामलाई पर्वत कहाँ पे, केरल में। पश्चिमी घाट पर्वत कार्डमम पर्वत भी कहाँ पे, केरल में। अब देख लेते हैं इसको एक बार मैप पे। देखो ये हमारा जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है, हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत की जो महाराष्ट्र के अंदर चोटियाँ हैं वो कौन सी, कालसूबाई चोटी, महाबलेश्वर चोटी। जो महाबलेश्वर चोटी इससे हमारी कौन सी नदी निकल रही है, कृष्णा नदी निकल रही है। महाबलेश्वर चोटी से कौन सी नदी निकल रही है, कृष्णा नदी निकल रही है। ठीक है दोस्तों, महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकल रही है हमारी। इसके बाद ये तो हो गया महाराष्ट्र वाला एरिया खत्म हो गया, ये वाला, ये यहाँ से ये इसके बाद आता है हमारा कर्नाटक वाला एरिया। कर्नाटक में कौन सी है, कुद्रेमुख चोटी, ब्रह्मगिरी चोटी। कहाँ पे, कर्नाटक में कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। कालसूबाई महाबलेश्वर कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ये पश्चिमी घाट पर्वत की चोटियाँ हैं। और कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी चोटी कहाँ पे, ये कर्नाटक में भी पश्चिमी घाट पर्वत की चोटियाँ हैं। इसके बाद जो यहाँ पे केरल की सीमा और ये तमिलनाडु की सीमा और ये ऊपर से हमारी इसकी कर्नाटक की सीमा जहाँ मिलती है, यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट मिलकर दोनों ने एक घाट का निर्माण किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। जो पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत दोस्तों भारत के अंतर्गत पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय को छोड़ दें, या फिर यूँ कहें कि भारत के पूरी तरीके से भारत में स्थित है, पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत है। कौन सा, पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत, इसको सह्याद्री बोलते हैं। और भारत में सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, भारत में सबसे लंबा, पूरी तरह से भारत में नहीं, भारत में सबसे लंबा, ये कौन सा है, हमारा हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप थोड़ी सी याद रखना। यहाँ पे मैंने बताया कालसूबाई और महाबलेश्वर चोटी कहाँ पे स्थित है हमारी, कालसूबाई महाबलेश्वर चोटी हमारी महाराष्ट्र में स्थित है। कुद्रेमुख ब्रह्मगिरी चोटी कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी पर्वत किसको, जहाँ पे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलकर एक घाट का निर्माण करते हैं, उसको नीलगिरी पर्वत कहते हैं। इसकी जो सबसे ऊँची चोटी है वो डोडा बेटा चोटी है, सबसे ऊँची चोटी डोडा बेटा है। और ऊटी जो पर्यटन स्थल है वो इसी के अंदर स्थित है। और साइलेंट वैली वन या इनको शांत वन भी बोलते हैं, ये कहाँ पे, इसी पे स्थित है, नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। जो नीलगिरी बायो रिजर्व भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र।
जीवारक्षित क्षेत्र है। इसके नीचे हम अगर नीचे चलते हैं तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ें पाई जाती है? अन्नामलाई की पहाड़ें पाई जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ें पाई जाती है, देखो अन्नामलाई की पहाड़ी। और उसके नीचे फिर आते हैं अन्नाईमुडी पर्वतीय घाट। अन्नाईमुडी पर्वतीय घाट आती है। जो अन्नाईमुडी पर्वतीय घाट है, अगर मैं यहाँ पे आपसे बनाऊँ, ये अन्नाईमुडी पर्वतीय घाट है। अगर मैं इसके पूर्व की तरफ जाता हूँ तो ये है पालनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पालनी की पहाड़ी। और इसके अगर मैं उत्तर की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत। और इसके ऊपर आती है हमारी नीलगिरी पर्वत चोटी, नीलगिरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना इसको, नीलगिरी चोटी है। और इसके नीचे की तरफ जाता हूँ मैं तो यहाँ पे आती है हमारी कार्डामम या इलायची पहाड़ी। कार्डामम या इलायची पहाड़ी। दोस्तों ये सबसे दक्षिणी पर्वत चोटी है भारत के अंतर्गत, कार्डामम या इलायची पहाड़ी। ठीक है, भारत की दक्षिणतम चोटी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर टिक कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा दर्रा महाराष्ट्र में है? तो देखो मैप देखते हैं। महाराष्ट्र में कौन सा? थालघाट और भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा मुंबई से नागपुर नासिक को जोड़ता है, NH3 इसमें से होकर निकलता है। जबकि भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ता है, NH4 इसमें से निकलता है। NH3 कौन से दर्रे से? थालघाट दर्रे से है। और NH4 भोरघाट दर्रे से है। मुंबई से नागपुर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थालघाट दर्रा। और मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? भोरघाट दर्रा। ये किस पे? सह्याद्री पर्वत पर या पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है। इसी तरीके से अगर हम जो नीलगिरी पर्वत था वहाँ पे केरल में पालघाट दर्रा स्थित है, जो कि कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है पालघाट दर्रा। इसी उसके नीचे जो हमारी ये घाट थी, कौन सी घाट? ये वाली, इसको बोलते हैं अन्नाईमुडी पर्वतीय घाट। अन्नाईमुडी पर्वतीय घाट, अन्नाईमुडी पर्वतीय घाट थी। अन्नाईमुडी नीलगिरी घाट की तरह ये भी एक पर्वतीय घाट है, अन्नाईमुडी पर्वतीय घाट। इसके नीचे, इसके पास में कौन सा दर्रा है हमारा? सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। पालघाट से NH47 और सेनकोटा से NH49 निकल के जाता है। ठीक है, तो NH3 किससे? थालघाट दर्रे से, महाराष्ट्र में। और भोरघाट दर्रे से कौन सा? NH4 जो कि पुणे से जोड़ता है। जबकि थालघाट कहाँ तक जोड़ता है? नागपुर से जोड़ता है। पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा कहाँ पे? केरला में है। तो पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? कोच्चि को कोयम्बटूर से। और सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। इसमें से पालघाट से NH47 निकल रहा है और सेनकोटा से NH49 निकल रहा है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन में कौन सा दर्रा महाराष्ट्र में। तो हमने कौन सा देखा दोस्तों? थालघाट और भोरघाट दर्रा। तो इसके दो ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। ये दोनों कहाँ पे? ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। क्योंकि पालघाट और सेनकोटा दर्रा कहाँ पे? हमारा केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सह्याद्री के अंतर्गत नहीं है। देखो, कालसूबाई चोटी मैंने आपको बताया सह्याद्री के अंतर्गत है। महाबलेश्वर चोटी सह्याद्री के अंतर्गत बताया मैंने आपको। कुद्रेमुख चोटी सह्याद्री के अंतर्गत बताया। महेंद्रगिरी चोटी, महेंद्रगिरी जो पहाड़ी है ये सह्याद्री के अंतर्गत नहीं, अर्थात ये पश्चिमी घाट पर्वत पर नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये पूर्वी घाट पर्वत पर उड़ीसा में स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत पर, पूर्वी घाट पर्वत पर उड़ीसा में स्थित। इसको देख लेते हैं। देखो कालसूबाई थी, महाबलेश्वर थी, कुद्रेमुख थी। तो कालसूबाई चोटी, महाबलेश्वर चोटी, कुद्रेमुख चोटी, ये तो किस पे? सह्याद्री पे स्थित है। जबकि ये देखो उड़ीसा में महेंद्रगिरी पहाड़ी है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी पहाड़ी है, ये पूर्वी घाट पर्वत पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसी के साथ हम यहाँ पे बाकी की चोटियाँ भी देख लेते हैं पूर्वी घाट पर्वत की। देखो नीचे चलेंगे हम। वारसन हिल, पालनी की पहाड़ी, सिरुमलाई की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी, सेवाराई की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी, नागरी पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, वेलीकोंडा पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी, नॉर्थन क्रैकरस और महेंद्रगिरी पहाड़ी, नयागरा हिल्स और उड़ीसा हिल्स। दोस्तों इनको इसी सीक्वेंस में आप 10 बार बोल लेना, आपको इनमें से 50% तो एक बार में ही याद हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों, इनमें से जावादी की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी, पानी पहाड़ी, वर्सन हिल्स ये कहाँ पे तमिलनाडु में, और शेषाचलम पहाड़ी कहाँ पे तेलंगाना में। इसके अलावा ये नॉर्दर्न हिल्स, नल्लामलाई की पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नागरी पहाड़ी ये कहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा उड़ीसा में उड़ीसा हिल्स, नयाग्रा हिल्स, महेंद्रगिरी पहाड़ी ये कहाँ पे उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी अच्छे से। इन पहाड़ियों को आप सीक्वेंस से अगर बोल दोगे 10 बार तो आपको 50% तो हैंड टू हैंड याद हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो शिलांग पठार में मैंने कौन कौन सी चोटियां बताई थी आपको दोस्तों, देख लेते हैं मैप में। शिलांग पठार पे मैंने आपको बताई थी गारो, काशी, जयंतिया और रेगमा और मिकिर पहाड़ियाँ। कौन कौन सी, गारो, काशी, जयंतिया, रेगमा, मिकिर पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ बताई थी मैंने। इसमें से जो गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी की एक चोटी नाकरेक, कौन सी चोटी, नाकरेक चोटी, नाकरेक चोटी ये शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी है, नाकरेक चोटी। और जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी पे एक स्थान है मानसीराम, मानसीराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, मानसीराम पर होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली में जो शिलांग पठार है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार जो राजमहल की पहाड़ है उन्हीं का विस्तार है शिलांग पठार। तो छोटा राजमहल की पहाड़ी का पूर्वी विस्तार, राजमहल की पहाड़ी का पूर्वी विस्तार, राजमहल की पहाड़ी का पूर्वी विस्तार क्या है अपना, शिलांग का पठार है। अब अगर इसका ऑप्शन टिक करना चाहे तो कौन सा आएगा, गारो पहाड़ी। कौन सी चोटी, गारो पहाड़ी पर नाकरेक चोटी। नाकरेक चोटी। ठीक है, काशी पे क्या है, मानसीराम। रेगमा मिकिर पहाड़ी कहाँ पे, आसाम में। दोस्तों इनको रिकॉल करोगे ना आपको बार बार तो ये याद हो जाएंगे आसाम से। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा रूर क्षेत्र कहा जाता है। रूर क्षेत्र किसको कहा जाता है, देखो रूर क्षेत्र एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो खनिज होते हैं वो सबसे ज़्यादा निकाले जाते हैं। तो हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिजों के मामले में बहुत अमीर है ये पठार, तो इसलिए छोटा नागपुर के पठार को रूर क्षेत्र कहा जाता है। अब देखो छोटा नागपुर के पठार के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। ये रहा हमारा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है ये वाला। कौन सी नदी, दो भागों में बांटती इसको, दामोदर नदी और एक सोनरेखा नदी बहती है यहाँ पे। इसके अलावा उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, इसके अलावा वैतरणी नदी, दक्षिणी कोयल नदी, ये सारी यहाँ पे बहती है। जो छोटा नागपुर का पठार है, तो छोटा नागपुर के पठार का जो दक्षिणी भाग है, छोटा नागपुर का पठार का दक्षिणी भाग कहलाता है हमारा रांची का मैदान। जो रांची का मैदान, रांची का पठार जो है ये धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ इसको धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा, धान का कटोरा कहा जाता है। धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना ये, इसलिए धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा है ना। और जो महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन भी, ये जो महानदी हमारी, इसको देखो ध्यान से। हाँ, छोटा नागपुर के पठार के देखो यहाँ पे अगर आप आओगे ना, इसके ऊपर और इसके नीचे जो महानदी बेसिन है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। कौन सा एरिया, देखो यहाँ से दामोदर महानदी निकल रही है तो महानदी बेसिन बोलेंगे इसको, महानदी बेसिन।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धान का कटोरा बोलते हैं, धान का कटोरा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सतपुड़ा पर्वत को कौन सी दो नदियाँ ब्लॉक पर्वत बनाती है? इसके लिए मैप देखते हैं हम लोग। देखो ये हमारा सतपुड़ा पर्वत है, ये इसकी इधर बह रही है नर्मदा नदी, इसके अंदर बह रही है ताप्ती नदी। ब्लॉक पर्वत का मतलब है कि पर्वत दोनों तरफ से किसी न किसी अलग भू आकृतिक क्षेत्र से घिरा हुआ हो। तो यहाँ पे किस, इधर भी हमारी नदी है और इधर भी नदी है, तो इसको कौन सी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ क्या बनाती है? इसको ब्लॉक पर्वत बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा और ताप्ती नदी इसको ब्लॉक पर्वत बनाती है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी ब्लॉक पर्वत बनाती है। जो हमारा विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत पर भांडेर पहाड़ी है। जो कौन सी पहाड़ी? भांडेर पहाड़ी। जो इसकी पश्चिम पहाड़ी, ये पहाड़ी भांडेर पहाड़ी है। भांडेर पहाड़ी कौन सी? भांडेर, ये वाली पहाड़ी भांडेर पहाड़ी है। भांडेर, इसको मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ। ये तो हमारी भांडेर पहाड़ी, और ये विंध्याचल पर्वत की कौन सी पहाड़ी? कैमूर पहाड़ी है। कैमूर पहाड़ी, भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी। इसके अलावा जो सतपुड़ा पर्वत पर सबसे ऊंची, इसकी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतभावना। सतभावना चोटी सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये है एमपी में। सतभावना चोटी कहाँ पे? एमपी में पाई जाती है ना। भांडेर कैमूर पहाड़ी, तो आपको पता लग गया कि जो विंध्याचल पर्वत है इसकी जो पूर्वी चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी? कैमूर पहाड़ी, भांडेर पहाड़ी। इसी के साथ अगर मैं सतपुड़ा पर्वत की बात करूं तो सतपुड़ा पर्वत पर जो महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ चोटी है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़ चोटी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़ चोटी है। इस पर कौन सा हिल स्टेशन है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हिल स्टेशन इसके ऊपर स्थित है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन इसके ऊपर स्थित है। और जो इसकी मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। अमरकंटक चोटी कौन सी? मैकाल पहाड़ी किसकी? सतपुड़ा की। सतपुड़ा की मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी। इससे नर्मदा तथा सोम नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी और सोम नदी का उद्गम होता है। सोम नदी, जिसमें नर्मदा नदी तो अपना जल किस में गिराती है? अरब सागर में गिराती है, जबकि सोम नदी अपना जल किस में गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो धूपगढ़ चोटी, और सतपुड़ा की मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अमरकंटक चोटी। इसी तरह विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतभावना चोटी, जो कि एमपी में है। और विंध्याचल पर्वत की जो पूर्व की तरफ की पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन सी? भांडेर पहाड़ी और कौन सी? कैमूर पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? नर्मदा तथा ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला को उत्तर से दक्षिण क्रमांकित कीजिए। देखो, पालनी उत्तर से दक्षिण करना है ना। पालनी पहाड़ी उत्तर मतलब ऊपर से, तो पालनी पहाड़ी तो नीचे थी। पालनी पहाड़ी के ऊपर अपने सिरुमलाई पहाड़ी पड़ी, पंचमलाई पहाड़ी पड़ी, सेवराई पहाड़ी पड़ी, जवादी पहाड़ी पड़ी, सयाचलम पहाड़ी पड़ी, नगरी पहाड़ी पड़ी, पालकोंडा पहाड़ी। तो दोस्तों ये तो उल्टा क्रम हो गया। 8 पालकोंडा, नगरी, सयाचलम, जवादी, सेवराई, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी। तो 8 7 6 5 4 3 डी ऑप्शन इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। दोस्तों इन पहाड़ों को आप मेरी तरह 10 बार बोल लेना, आपको पहाड़ियाँ अच्छे से याद हो जाएगी, मैं वादा करता हूँ आपसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा कथन असत्य है? पूर्वी घाट पर पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से चौड़ा है। बिल्कुल सही है। क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी नदी हैं, देखो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीप पठार अगर मैं यूँ मानता हूँ तो ये जो हमारा ये इस तरीके से है प्रायद्वीपीय पठार। ये हमारा कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत है, और इधर है ये पूर्वी घाट पर्वत। यहाँ पे आप समझ गए होंगे इसका ढाल किधर है? इधर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है हमारा। इसीलिए सारी नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी हमारी यहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है। गोदावरी कृष्णा का डेल्टा को केजी डेल्टा कहते हैं। केजी डेल्टा
केजी डेल्टा कहते हैं। इसके अलावा कावेरी नदी, ये सारी नदियाँ निकलती पश्चिमी घाट से पर अपना जल किधर गिरा रही है, बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है। यही कारण है, इन्हीं से देखा जाता है कि इसका हमारा प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो अब देखो यहाँ पे इस साइड तो केवल नर्मदा, ताप्ती और एक दो नदियाँ हो रही जो बहती है, और पर्वत ऊंचा होने के कारण वो नदियाँ पर्वत को काट के और अपनी ब्रंश घाटियों में पर्वत को काट के अपनी ब्रंश घाटियों में बहती है इस साइड। तो जैसे नर्मदा यहाँ पे ब्रंश घाटी बना रखी है, ताप्ती ने ब्रंश घाटी, नर्मदा ने ब्रंश घाटी बना रखी है, इस तरीके से इस साइड बहती है। जबकि इधर इस साइड जो नदियाँ बहती है वो क्या, उसका नदियों का ढाल यूँ रहता है, तो ये अंत में जाते जाते ऐसे फैल जाती है, डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाने के कारण अपने द्वारा लाए गए निक्षेप को कहाँ छोड़ती है, ये किनारों पे छोड़ती है। नदी अपने द्वारा निक्षेप बहा के लाती किनार, तो इस कारण ये जो पश्चिम पूर्वी तटीय मैदान है ये ज़्यादा चौड़े हैं पश्चिमी तटीय मैदानों से। ये पश्चिमी तटीय नदियाँ मैदानों में जो नदियाँ बहती है वो नदियाँ क्या है, पहाड़ों से नीचे गिरती है, तो उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, तो वो अपने द्वारा लाए गए निक्षेप को नहीं छोड़ पाती, वो सीधा अपने साथ समुद्र में ले जाती है उनको। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, क्यों चौड़े हैं पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से। ठीक है, अगला ऑप्शन है पश्चिमी तट पर नदियों का डेल्टा निर्माण करती है। जबकि नहीं दोस्तों, मैंने अभी बताया डेल्टा का निर्माण कहाँ पे होता है, पूर्वी तट पर होता है, न कि पश्चिमी तट पर। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा असत्य हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, पूर्वी तट को इमर्ज कोस्ट, उभरा हुआ तट कहते हैं, और पश्चिमी तट को डूबा हुआ तट कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो पश्चिमी तट की नदियाँ ऊपर से गिर रही है और पूर्वी तट की नदियाँ अपना डेल्टा बना रही है। डेल्टा के कारण नदियाँ अपना निक्षेप छोड़ रही, तो ये तट उठा हुआ है जगह जगह से। जबकि पूर्वी तट की ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो यहाँ पे निक्षेप छोड़ ही नहीं पाती, तो इस तट डूबा हुआ है। तो पश्चिमी तट को क्या कहते हैं, सबमर्ज कोस्ट कहते हैं, जबकि पूर्वी तट को इमर्ज कोस्ट या उभरा हुआ तट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा कथन असत्य है। अष्टमुद्दी और वेम्बनाड झील मालाबार तट पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है, बता देता हूँ आपको मैप में। ये देखो, ये जो हमारा केरल का तटीय प्रदेश है, मंगलोर से और कन्याकुमारी तक, इसको क्या बोलते हैं, मालाबार तट। तो अष्टमुद्दी झील और वेम्बनाड झील कहाँ पे, मालाबार तट पर स्थित है। पश्चिमी तट का पश्चिमी किनारा, ये वाला पश्चिमी तट के पश्चिमी किनारे पे कौन सी झील है, अष्टमुद्दी और वेम्बनाड झील स्थित है। अगला ऑप्शन है पश्चिमी तट का पश्चिमी किनारा कगार नुमा अत्यंत तीव्र ढाल वाला है। बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया था, अतः नदियाँ तीव्रगामी होती हैं। यहाँ पे तीव्रगामी होने के कारण डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती है, डेल्टा ना बनाकर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। शरावती, मांडवी नदी, ज्वारी नदी, भरतपुजा तथा पेरियार नदियाँ नदमुख का निर्माण करती है। क्यों करती, क्योंकि ये पश्चिमी तट की नदियाँ हैं। ठीक है, अगला पश्चिमी तट की सर्वाधिक चौड़ाई नहीं दोस्तों, ये मांडवी और ज्वारी पे नहीं है, ये है नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पे। नर्मदा और ताप्ती नदी का जो मुहाना है वहाँ पे पश्चिमी तट सर्वाधिक चौड़ा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो, ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना है, ये वाला, यहाँ पे आपको खुद को दिख रहा होगा पश्चिमी तट सबसे ज़्यादा चौड़ा है। पश्चिमी तट कहाँ पे चौड़ा है, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पे चौड़ा है। इसी से जो अष्टमुद्दी झील और वेम्बनाड झील है, ये कौन सी झील है, लेगून झील है। अष्टमुद्दी और वेम्बनाड कौन सी झील है, लेगून। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, लेगून झील क्या होती है। देखो क्या होता है, समुद्र किनारे पे ये झीलें, जैसे ये है, ये हमारा भारत देश का बॉर्डर है, तो ये झील इस तरीके से है, ये झील इस तरीके से है। तो ये एक तरीके से क्या है, जब समुद्र की लहरें आती हैं ना इस साइड से, तो अपना जो अवक्षेप है, अवक्षेप को कहाँ जमा कर देती है, यहाँ पे जमा कर देती है, इससे इनका मुंह बंद हो जाता है। तो ऐसी झीलें जो समुद्र के द्वारा लाए गए अवक्षेपों से जिनका मुंह बंद हो जाता है, वो क्या कहलाती है, लेगून झीलें कहलाती है। और साथ बोल दो या अवक्षेप बोल दो, जो समुद्र की लहरें बार बार उठती है और नीचे जाती है, उनसे लेके उनका मुंह बंद करती थी, लेगून झीलें कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तमिलनाडु का तटीय मैदान कहलाता है। तो मैंने अभी बताया था आपको, तमिलनाडु का तटीय मैदान कौन सा तट कहलाता है, कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट कौन सा है हमारा, उड़ीसा। उत्तरी सरकार उड़ीसा तट को तो उत्कल तट भी बोला जाता है, उत्कल तट। और ये उत्तरी सरकार तट कहाँ से कहाँ तक है, कृष्णा और गोदावरी जो नदियाँ हैं,
उनका जो डेल्टा है, डेल्टा से उड़ीसा तक, कौन सा, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट, केरल तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, केरल तट, मालाबार तट। और ये तमिलनाडु का तटीय प्रदेश कोरोमंडल तट कहलाता है। ये देखो लो आप, ये वाला हमारा मालाबार तट है। इसके अलावा ये कोरोमंडल तट तमिलनाडु का तटीय प्रदेश। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी से लेके और उड़ीसा तक उत्तरी सरकार तट। और ये उड़ीसा का तटीय प्रदेश क्या कहलाता है, उत्कल तट कहलाता है। उत्कल तट पर ही हमारी चिल्का झील स्थित है, जो भी लेगुन झील स्थित है, लेगुन झील। और पुलिकट झील जो है हमारी कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और ये भौगोलिक रूप से किसमें आती है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है। इसमें श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, श्रीहरिकोटा, जिस पर श्री सतीश अंतरिक्ष के अंदर स्थित है, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर स्थित है, किस पर, पुलिकट झील पर। और अगर बात करें आपसे कि पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे, पश्चिमी तटीय मैदान की तो मैंने बता दिया आपको, कहाँ पे, नर्मदा और ताप्ती नदी। पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई, सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक चौड़ा है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पंजाब के खाद्य प्रदेश को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ थोड़ा समझ लेना आप, ये हमारा महान हिमालय, महान या वृद्ध हिमालय, ये हमारा लघु या मध्य हिमालय, ये हमारा बाह्य या शिवालिक श्रेणी, शिवालिक हिमालय, शिवालिक श्रेणी बोलते हैं इसको। अब देखो जब भी कोई नदी यहाँ से आएगी तो वो कैसी होगी, आपके हिसाब से ऊंचाई से गिरने वाली नदी कैसी होगी, बहुत तीव्रगामी होगी, बहुत तीव्रगामी, बहुत तेज स्पीड से चलती हुई आ रही होगी यहाँ से। तो ये बड़े बड़े शिलाखंडों को भी अपने साथ बहा कर ले आती है और कहाँ जमा कर देती है, जो शिवालिक का पाद क्षेत्र, मतलब नीचे का जो एरिया है शिवालिक का, यहाँ पे जमा कर देती है इनको। तो ये नदी जब यहाँ पे पहुँचती है ना, तो इन पर्वतखंडों के बीच में घुस जाती है, इधर उधर तितर बितर हो जाती है, तो यहाँ नदी दिखाई नहीं देती है। तो ये जब यहाँ नदी नहीं दिखाई देती है तो इस वाले एरिया को कहते हैं हम बाबर प्रदेश, बाबर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, बाबर प्रदेश समझ में आ गया आपको। ये शिलाखंड जहाँ पे नदी विलुप्त हो जाती है, मतलब विलुप्त कैसे होती है, इनके नीचे नदी घुस जाती है, बड़े बड़े रहते हैं, दिखाई नहीं देती है, तो यहाँ पे नदी एक तरीके से विलुप्त हो जाती है। जब यहाँ से बाहर निकलती है नदी, तो ये अनेक शाखाओं में टूट के निकलती है, अनेक शाखाओं में बटी हुई निकलती है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे दलदली भूमि का निर्माण होता है, दलदली भूमि का निर्माण होता है। ये दलदली भूमि का जो निर्माण होता है ना, इसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं, तराई का क्षेत्र, तराई प्रदेश, बाबर प्रदेश, तराई प्रदेश। ठीक है, ये धान की खेती के लिए धान की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है, धान की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद जब नदी चलती है तो नदी एक धारा के रूप में बहती है। और जब भी नदी में ज़्यादा पानी आता है तो इसके आसपास के एरिया में ये क्या करती है, अपने निक्षेप को छोड़ देती है, जो कि बहुत उपजाऊ होता है इसका द्वारा छोड़ा गया निक्षेप। तो इसको ये होता है जलोढ़ निक्षेप, अपना जलोढ़ निक्षेप छोड़ती है। अभी जलोढ़ निक्षेप जिस एरिया में छोड़ती है ना, इस एरिया को क्या कहते हैं, खादर प्रदेश कहते हैं। और पंजाब में इसी को बेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है, बेट कहा जाता है। और इसके अलावा जो इसके बाहर का दूर का एरिया होता है, जहाँ नदी का पानी नहीं पहुँच पाता है, जहाँ अपना ये निक्षेप नहीं छोड़ती है, उसी एरिया को क्या बोलते हैं, उसी एरिया को बोलते हैं बांगर प्रदेश, या फिर इसको ढाया भी बोलते हैं, ढाया। तो मैंने आपको यहाँ बाबर प्रदेश बताया, तराई प्रदेश बताया, खादर बताया, बेट बताया और बांगर और ढाया बताया। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब में खादर प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो पंजाब में खादर प्रदेश को क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बेट। बेट कहा जाता है, पंजाब में खादर प्रदेश को बेट कहा जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड कर लेते हैं, डाया। डाया किसको कहा जाता है, पंजाब में बांगर प्रदेश को, जो पंजाब में बांगर प्रदेश, इसको डाया कहा जाता है। तराई, आप समझ गए, तराई जहाँ पे दलदली भूमि का निर्माण होता है वो तराई प्रदेश होता है। धान के लिए उपयोगी होता है, ये धान के लिए उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मिलान करना है। ये दो आप क्या होता है, दो नदियों के बीच का एरिया दो आप कहलाता है। अगर मैं इसमें देखूँ
तो बारी दोआब कौन सी? दो नदियों के बीच में, रावी और व्यास नदी के मध्य के एरिया को बारी, बिल्कुल सही है दोस्तों। बिस्त दोआब, व्यास और सतलज नदी के मध्य बिस्त दोआब है। मालवा का मैदान सतलज और घग्गर नदी के मध्य, बिल्कुल सही है दोस्तों। हरियाणा और भिवानी बांग्ला प्रदेश घग्गर और यमुना नदी के बीच के भाग को बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन 1 2 3 4 से सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इनको देखना हो ना आपको, तो यहाँ मैंने लिखा भी रखे हैं। देखो ये रावी नदी, ये व्यास नदी, इनका बीच का एरिया बारी दोआब। ये व्यास नदी, सतलज नदी, इसके बीच का दोआब बिस्त दोआब। सतलज नदी और ये घग्गर नदी, इसके बीच का मैदान मालवा का मैदान। और घग्गर नदी और यमुना नदी, इसके बीच के ना भिवानी बांग्ला। दोस्तों ध्यान से देख लेना, आराम से इजीली समझ में आएगा आपको। यहाँ पे जो हमारा मैदानी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश को भी भौगोलिक विभाजन भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बांग्ला प्रदेश, इसमें बटा गया। मैंने आपको बता दिया। प्रादेशिक भाग देखें अपन, तो राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान कौन सा होगा? जो राजस्थान में स्थित होगा वो राजस्थान का मैदान होगा, ये वाला राजस्थान का मैदान है, जिसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटते हैं। शुष्क 50 सेंटीमीटर, हाँ 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क, है ना। ये यहाँ पे हमारा अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। इसके बाद सतलज के मैदान, सतलज के मैदान कौन से होंगे? जहाँ पे सतलज नदी बहती है। तो सतलज नदी कहाँ पे बहती है हमारी? यहाँ पे बहती है। तो पंजाब वाला जो एरिया है ये क्या है? सतलज के मैदान है। गंगा के मैदान, जहाँ पे गंगा नदी बहती है, तो ये बीच वाला जो एरिया है ये क्या है? गंगा के मैदान है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र किधर बहती है? अपने अरुणाचल प्रदेश, आसाम में। तो ये वाला एरिया जो क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे जो नदियाँ बह रही हैं उन्हीं के अनुसार इन मैदानों का ढाल होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ राजस्थान के मैदान का ढाल किधर है, तो राजस्थान की नदियाँ किधर बैठती है? उत्तर पूर्व की तरफ बैठती है, तो उत्तर पूर्व इसका ढाल हो गया। अगर मैं बात करूँ गंगा के मैदान का ढाल किधर है, गंगा के मैदान की नदियाँ किधर बैठती है? पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है, दक्षिण पूर्व इसका ढाल हो गया। अगर मैं बात करूँ कि सतलज के मैदान की नदियाँ किधर बहती है, ये बहती है हमारी दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम इसका ढाल हो गया। इस तरह अगर मैं ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करूँ तो ये इसकी नदियाँ किधर बहती है? उत्तर पूर्व की तरफ, तो उत्तर पूर्व इसका ढाल हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आज ये आपको समझ में आ रही होगी। कौन सा 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा कथन आ सकते हैं? तो ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्यतः असम में स्थित है, बिल्कुल सही है, अभी बताया मैंने। सतलज का मैदान मुख्यतः पंजाब हरियाणा में स्थित है, बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताया। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गंगा के मैदान को 2 भागों में बांटते, बिल्कुल गलत है। किसको बांटती है? ये राजस्थान के मैदान को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बिल्कुल असत्य ऑप्शन है। ब्रह्मपुत्र के मैदान के अंतर्गत रोहिलखंड का मैदान और रोहिलखंड का मैदान, मिथिला का मैदान आते हैं, बिल्कुल सही है ये। ठीक है दोस्तों, इसके साथ 26 ये 26 नहीं है दोस्तों, 25 क्वेश्चन है दोस्तों। इन 25 क्वेश्चन में आपके पूरे भौतिक प्रदेश कंप्लीट है। आप इनको अच्छे से देख लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको एक एक चीज़ इन क्वेश्चन में मिलेगी। बस शर्त यह है कि ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।